Hello friend, today we will see Carnot cycle, our next bit of our chapter second law of thermodynamics. Until now we have finished different statement of second law, that is Kelvin-Planck statement and Clausius statement, upon which heat engine and refrigerator and heat pump work. So we have seen performance of heat engine, performance of refrigeration and heat pump. Okay, now we will see Carnot cycle. So basically Carnot cycle is a ideal cycle because due to some limitation it cannot becomes in practical. So what are they, we will see in today's lecture. So generally Carnot cycle consists of four processes: two reversible isothermal process and two reversible adiabatic process. So isothermal process means the process in which temperature is constant. Okay, that process is called isothermal process. And the process in which heat does not exchange, or heat is constant, or heat neither play any important role, that process is called sorry, adiabatic process. Okay, so two reversible isothermal process and two reversible adiabatic process will form a Carnot cycle. Clear? And some assumptions are made in this Carnot cycle, and basically heat is flow in working fluid by application of high temperature energy sources during expansion, and during compression लो टेम्परेचर को अपनी हीट रिजेक्ट करेगी. तो वो हम बाद में देखने वाले डिटेल में. अभी मैं अजम्पशन क्या क्या है वो बताता हूँ. सो बेसिकली दिस साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से इनमें फ्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज फ्रिक्शन है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है. सो फर्स्ट we will assume there is no friction in between piston and cylinder. सिलेंडर और पिस्टन में फ्रिक्शन नहीं होगा. दूसरी चीज, द सिलेंडर हेड इज अरेंज इन सच वे दैट इट कैन बी परफेक्ट हीट कंडक्टर और इंसुलेटर. मतलब उस हेड को हेड के थ्रू हम हीट सप्लाई करेंगे या अंदर की हीट बाहर रिजेक्ट होगी. वो हेड फ्लेक्सिबल रहेगा, जहाँ पर हम हीट सोर्स भी उसको लगा सकते हैं या सिंक भी लगा सकते हैं. वो कैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. द वॉल ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर कंसिडर परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट. मतलब सिलेंडर और पिस्टन में से हीट बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि हमें एडियाबैटिक प्रोसेस मेंटेन करनी है. एडियाबैटिक मतलब अंदर की हीट ना बाहर आएगी और ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी. जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती है उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. Heat transfer does not affect temperature of source and sink. Compression and expansion are reversible. Working fluid is perfect gas and has constant specific heat. ओके, अब देखो हमारे पास एक पिस्टन और सिलेंडर है, ये वाले. ये चार प्रोसेस के लिए अलग अलग दिखा है, वही है. तो कौन से चार प्रोसेस हो रहे हमारे कैरनॉट साइकिल में. पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा. सो व्हाट इज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स जब किसी एक्सपेंशन होना मतलब वॉल्यूम बढ़ना. ओके, जो भी पिस्टन के अंदर जो भी वर्किंग फ्लूइड है, ओके, जब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो क्या होगा, ये अंदर का फ्लूइड एक्सपांड होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन. लेकिन अब ये जो एक्सपेंशन है ये आइसोथर्मली होना चाहिए. मतलब पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तब उस वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट एक्सपेंशन शुड बी टेक्स प्लेस. तो जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए. इसीलिए ये पिस्टन बहुत ही स्लोली ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये सडनली ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस उसका वॉल्यूम के साथ और प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी कम हो जाएगा उस वर्किंग फ्लूइड का. तो वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम कैसे अचीव करेंगे. ये जो पिस्टन है ये बहुत ही स्लोली मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, स्लोली. अब ये जब स्लोली मूव कर रहा है तो क्या होगा, इस वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा. तो कंपेंसेट करने के लिए हमने यहाँ पर हीट रिजर्वायर इस सिलेंडर हेड को जोड़ दिया. मतलब जितना भी टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा
और इनिशियल टेम्परेचर से उतनी हीट अंदर चली जाएंगी और उसका टेम्परेचर फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये पिस्टन ऊपर स्लोली मूव होगा वैसे वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा इनिशियल से, तो ये हीट रिजर्वायर क्या करेगा, उस टेम्परेचर को इनिशियल स्टेट में लाने के लिए थोड़ी हीट सप्लाई करेगा सिलेंडर को। ओके, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन कांस्टेंट, मतलब पिस्टन स्लोली स्लोली मूव होगा और जो भी टेम्परेचर का लॉस होने वाला है वो हीट रिजर्वायर हीट सप्लाई करके कंपेंसेट करेगा। मतलब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। ओके, इन शॉर्ट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, बराबर है ना? ये हीट रिजर्वायर लगा यहाँ पर, और जैसे अंदर का टेम्परेचर कम होता है हीट अंदर चली जाएंगी और टेम्परेचर इनिशियल स्टेट में लाएगी। ओके, मतलब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये बात याद रखो। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, व्हाट हैपन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन? आफ्टर कंप्लीटिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन वी नीड टू एक्सपांड दिस वर्किंग फ्लूइड एडियाबैटिकली। ओके, मतलब आगे का जो एक्सपेंशन एडियाबैटिकली होना चाहिए। एडियाबैटिकली मतलब उससे हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की अंदर नहीं आएगी। टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो अगर ये स्पॉन्टेनियसली या सडनली ऊपर जाएगा तो हीट बाहर जाने के लिए टाइम कम मिलेगा, मतलब हीट बाहर जाएगी नहीं। ओके, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन मेंटेन करने के लिए पिस्टन को सडनली मूव होना पड़ेगा। ओके, और तब हम ये सोर्स निकालकर यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा लेंगे, मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। समझ में आ गया? इसमें क्या हो गया पहले केस में कि पिस्टन स्लोली मूव हो गया तो टेम्परेचर कम हो गया, हमें वो आइसोथर्मल मेंटेन करना था तो हीट अंदर भेज दिया हमने थ्रू सोर्स, तो वो आइसोथर्मल मेंटेन रहा। उसके आगे अब हमें एडियाबैटिक करना है तो पिस्टन को सडनली मूव होना पड़ेगा और हीट बाहर न जाए इसलिए यहाँ पर इंसुलेटर रहेगा। तो पिस्टन सडनली मूव होगा, वो एक्सपेंशन सडनली होगा और हीट बाहर नहीं जाएगी। ओके, सो अब हमने एक जो भी एक्सपेंशन हो रहा था वो दो तरीके से कंप्लीट कर दिया, दैट इज आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। मतलब जो भी वो एक्सपांड हुआ था वर्किंग फ्लूइड उसे हमें आइसोथर्मली कंप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इंसुलेटर निकालकर यहाँ पर सिंक लगा देंगे। उससे क्या होगा, कंप्रेशन करने के लिए जैसे ये पिस्टन नीचे मूव होगा, अब हमें आइसोथर्मली कंप्रेस करना है तो हमारा पिस्टन भी स्लोली स्लोली नीचे आएगा। अगर वो झटक से या सडनली नीचे आता है तो हम उसे आइसोथर्मल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए वो स्लोली नीचे आएगा। तो जैसे ये पिस्टन स्लोली नीचे आएगा, जो भी कंप्रेस हो रहा है वर्किंग फ्लूइड उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमें वो आइसोथर्मल पुट करना है, मेंटेन करना है। तो जितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो टेम्परेचर कम करने के लिए इसके अंदर की हीट सिंक में रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, सपोज इनिशियल टेम्परेचर T1 था और कंप्रेस करने के बाद T2 था, T2 होगा, तो T2 को फिर से T1 बनाना है। तो जो ऊपर का टेम्परेचर हमें कम करना है उसके लिए हमने हीट बाहर भेजी सिंक को। तो हीट बाहर जाने की वजह से वो टेम्परेचर भी इनिशियल स्टेट पे आएगा, मतलब वो आइसोथर्मल मेंटेन रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक्चुअली हीट रिजेक्ट हो रही है आइसोथर्मल कंप्रेशन में। क्लियर? ओके, अब ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद जो आगे वाला कंप्रेशन है वो हमें एडियाबैटिकली कंप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये रिजर्वायर निकालकर सिंक निकालकर इंसुलेटर लगा देंगे। अब एडियाबैटिक मतलब हमें हीट को चांस नहीं देना है बाहर आने के लिए, तो फिर से पिस्टन सडनली नीचे की ओर आएगा, सडनली आएगा, मतलब विदाउट फ्रैक्शन वो कंप्रेस कर देगा और हीट को बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो एडियाबैटिक मेंटेन होगा। सो फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन पिस्टन विल मूव रैपिडली और सडनली एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेटर हीट विल नॉट गो आउटसाइड, सो फर्दर एक कंप्रेशन इज मेंटेन एडियाबैटिक। ओके, तो इस तरह से ये चार प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब हमें एक्सपेंशन करना है दो तरीके से, आइसोथर्मली, एडियाबैटिकली,
और कंप्रेशन करना है दो तरीके से, आइसोथर्मली, एडियाबेटिकली। क्लियर? अब इसकी पीवी डायग्राम निकालेंगे हम। सो व्हाट इज 122? 122 इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये देखो, ये पीवी डायग्राम भूलो मत, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए वो एक्सपांशन है। तो 122 क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन, जहाँ पर हम सोर्स लगा के हीट सप्लाई कर रहे हो उसको। ये देखो, ये सोर्स लगाकर हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। ओके, सो 122 आइसोथर्मल एक्सपांशन, 223 एडियाबैटिक एक्सपांशन, 324 आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड 421 एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर हम टीएस डायग्राम निकालते हैं तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 122, 223, 324, 421। 122 क्या हुआ? ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, 223 एडियाबैटिक एक्सपांशन, 324 आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो 3 और 4 का टेम्परेचर एक ही रहेगा, 1 और 2 का टेम्परेचर एक ही रहेगा, और 421 आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो अब हमें इसका एफिशिएंसी निकालना है। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड को हम यहाँ पर एच बोलेंगे, क्यू एच बोलेंगे, या अपना नोटेशन क्यू एस करेंगे, और डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, इट इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एस। ओके, ये बात समझ में आ गई? क्यू एस माइनस क्यू आर, हम हीट सप्लाई कर रहे उसमें से कुछ हमें वर्क मिल रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो वो वर्क के लिए हमने क्यू एस हीट सप्लाई किया था, और कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है। तो जो हीट सप्लाई की उसमें से हमने रिजेक्ट वाली हीट निकाल दी, तो हमें क्या मिलेगा? वर्क डन। ओके, क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो हमने कितनी हीट सप्लाई की यहाँ पर? ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू का फॉर्मूला क्या है? P1 V1 log ऑफ P2 अपॉन P1। आपको सबको मालूम है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हीट सप्लाई P1 V1। तो P1 V1 को हम RT1 भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ P2 अपॉन P1। सिमिलरली कितनी हीट रिजेक्ट हो गई? वो हो रहा है P3 P4 पे। सो P3 V3 लॉग ऑफ P4 अपॉन P3। इसको हम लिख सकते हैं RT3 लॉग ऑफ P4 अपॉन P3। ओके, तो इफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं RT1 लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 माइनस RT3 लॉग ऑफ P4 अपॉन P3 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड RT1 लॉग ऑफ P2 अपॉन P1। R कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, P2 बाय P1 और P4 बाय P3 है। अगर हम P2 बाय P1 के रिलेशन निकालेंगे और P4 बाय P3 के रिलेशन निकालेंगे तो वो सेम निकलेंगे। वो रिलेशन हम कहाँ से निकल, ये बात, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, पॉज करके आप देख सकते हो। ये है हीट सप्लाइड, ये है हीट रिजेक्टेड, और ये नीचे का है हीट सप्लाइड। ओके, क्यू एस को मैंने ये लिखा, क्यू आर को मैंने ये लिखा, क्यू एस को ये। समझ में आ गया? अब हम P2 बाय, जिसमें R कैंसिल हो गया, यहाँ पर T1 T3 T1। अब P2 बाय P1 और P3 बाय P4 ये दोनों सेम ही है, उसको हम निकाल सकते हैं एडियाबैटिक के फॉर्मूले से। एडियाबैटिक को हम लिख सकते हैं P2 बाय P1 इक्वल्स टू T2 बाय T1 n माइनस 1 अपॉन n, और गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा। उसी तरह हम P4 बाय P3 को भी लिख सकते हैं T4 बाय T3 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा। अब जैसे हमने निकाला था 1 2 3 4। ओके, और ये कंप्रेशन होने की वजह से हम इसको T3 बाई T4 भी लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? P2 बाई P1 और P4 बाई P3 सेम ही है। मतलब मैंने जो अभी फार्मूला लिखा था ये वाला, RT1 लॉग ऑफ
P2/P1 माइनस T3 log ऑफ P4/P3 डिवाइडेड बाय T1 log ऑफ P2/P1। तो ये सेम प्रूव होने की वजह से ये log भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा T1 माइनस T3 अपॉन T1। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा T1 माइनस T3 अपॉन T1। T1 समझ में आ गया फॉर्मूला, T1 माइनस T3 अपॉन T1। तो ये देखो T1 क्या है, ये TS डायग्राम 1 2 3 4, मतलब T1 इक्वल्स टू T2, और ये क्या है सोर्स का टेम्परेचर है बराबर, और T3 इक्वल्स टू T4 ये सिंक का टेम्परेचर है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो भी सोर्स का टेम्परेचर वो माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सोर्स का टेम्परेचर। ओके, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। मतलब अगर हमने हीट इंजन ऐसे निकाला, सोर्स का टेम्परेचर T1, ये T2 और ये W, तो इसकी इफिशिएंसी हमें क्या आएगी T1 माइनस T2, मतलब सोर्स का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर, T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्लियर, समझ में आ गया। दिस इज इफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट हीट इंजन, मतलब जो हीट इंजन कैरनॉट साइकिल पे रन होता है उसकी इफिशिएंसी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जनरली थोड़ा इसमें लेता हूँ, हाँ कोरी जगह पे, जनरली हीट इंजन क्या रहेगा, दिस इज T1, दिस इज T2, ये हीट सप्लाइड QS, ये हीट रिजेक्टेड QR, इसको मैं Q2 बोलता हूँ, इसको Q1 बोलता हूँ। Q1 क्या है हीट सप्लाइड, Q2 क्या है हीट रिजेक्टेड, वर्क डन। तो इसकी इफिशिएंसी कैसे आएगी, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, Q1 माइनस Q2 को हम कलेक्टिवली वर्क बोल सकते हैं, इसको हम वर्क लिख सकते हैं, वर्क अपॉन हीट सप्लाई। ओके, और कैरनॉट का रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये दोनों भी है। ये जनरल हीट इंजन की इफिशिएंसी जो इरिवर्सल भी रहेगा या रिवर्सिबल भी रहेगा उसकी इफिशिएंसी है। और जब और रिवर्सिबल हीट इंजन रहेगा तो उसकी इफिशिएंसी हम उसके टेम्परेचर से भी निकाल सकते हैं। हमें उसके हीट सप्लाई नहीं मालूम रहा, सिर्फ टेम्परेचर भी मालूम रहा, तो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशिएंसी हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मतलब Q1 को T1, Q2 को T2, Q1 को T1। तो हम रिवर्सिबल केस में क्या लिख सकते हैं, जनरली Q1/Q2 इक्वल्स टू T1 बाय T2। ओके, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसका डिनोमीटर सेपरेट किया तो 1 अपॉन Q2/Q1। यही अगर टेम्परेचर में लिखा मैंने तो T1 माइनस T2 अपॉन T1, इसका डिनोमीटर सेपरेट किया तो 1/T2/T1, मतलब T2/T1 और Q2/Q1 एक ही रहेगा उनका रेशो जब वो रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो ये एक नहीं रहेगा, ये जो लिखा है मैंने दिस इज फॉर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप Q1/Q2 को T1/T2 लिख सकते हो, अगर रिवर्सिबल नहीं है तो आप Q1/Q2 को T1/T2 नहीं लिख सकते हो। ये बात समझ में ले लो। ओके, समझ में आ गया। तो आज हमने कैरनॉट साइकिल देखी और उसका फार्मूला कैसे है वो भी आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख के बताया, आप बुक में एक बार देखो आपको समझ में आएगा। ओके, तो सिमिलरली अगर रेफ्रिजरेटर कैरनॉट साइकिल पे वर्क होता है तो उसका COP क्या आएगा, ये Q2, ये Q1 T1/T2। तो रेफ्रिजरेटर का COP क्या रहता है, Q2, मतलब जो निकाल रहे हैं हम Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 मतलब वर्क डन। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। अगर ये रेफ्रिजरेटर कैरनॉट साइकिल के ऊपर वर्क कर रहा है तो उसकी COP हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T3। अगर वो कैरनॉट साइकिल पे वर्क नहीं कर रहा है, वो इरिवर्सिबल हीट रेफ्रिजरेटर है, तो आप उसकी इफिशिएंसी ऐसे निकालो। अगर इरिवर्सिबल है तो ऐसे निकालो, अगर रिवर्सिबल है तो
ऐसे निकालो, मतलब रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है और उसके टेम्परेचर मालूम है तो हम उसकी COP निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम हीट पंप की भी निकाल सकते हैं। हीट पंप की COP हम कैसे निकाल सकते हैं? हीट पंप के लिए Q1 इंपॉर्टेंट होता है। सो Q1 माइनस Q2 मतलब T1 अपॉन T1 माइनस T2। अगर इरिवर्सिबल है तो उसकी इफिशिएंसी आप इस फार्मूले से निकालेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर रिवर्सिबल है आपको टेम्परेचर मालूम है तो आप इफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? आज हमने देखा कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस रहती है, 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबैटिक, और उसका एक्सप्रेशन हमने देखा हीट इंजन का। तो हमें एफिशिएंसी मिली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ओके, T1 माइनस T2 अपॉन T2। तो ऐसे एफिशिएंसी आप रेफ्रिजरेटर, मतलब जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पे भी निकाल सकते हैं जो कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है। जब वो कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा तो हम उसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर में निकाल सकते हैं। अगर नहीं है, कार्नोट साइकिल पे वर्क नहीं करता है, इरिवर्सिबल है, तो वो उसकी एफिशिएंसी हम हीट से निकालेंगे। क्लियर? सो कल हम इसके कोरोलरीज देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर ज़्यादा थियरी और न्यूमेरिकल आपको आएंगे। थैंक यू।